नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं सूबे की सियासत में क्या हो रहा है। आज बात करेंगे यूपी में तेज हुई चुनावी तैयारियों की। वैसे तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले कैबिनेट विस्तार में 2022 के विधानसभा चुनाव की झलक साफ देखी गई। तो विधानसभा चुनाव के रण में ताल ठोक रही AIMIM और आम आदमी पार्टी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी। जहां बहराइच में असदुद्दीन ओवैसी के अपनी पार्टी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने की खबरें सामने आई, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी यूपी में अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस बीच ओम प्रकाश राजभर से भी ओवैसी की मुलाकात, जिसमें दोनों के बीच चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर बातचीत होनी है। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ओवैसी की राजभर से मुलाकात होने वाली है, सीट बंटवारे को लेकर बातचीत होगी। हालांकि ओवैसी लगातार 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है, क्या 100 सीटें मिल पाएंगी उनको? देखिए, जो तमाम इलेक्शन डेवलपमेंट्स हो रहे हैं यूपी के अंदर में, उसमें ये जो छोटे छोटे जो प्लेयर्स हैं, जिसको अखिलेश यादव कहते हैं, ये छोटी छोटी पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी, राजभर की पार्टी, MIM की पार्टी, निषाद की पार्टी, इन लोगों की खबर आज दब के रह गई। वो क्यों? क्योंकि एक नया बवाल मच गया। बवाल किस चीज़ के लिए मचा है? किसको कहते कि 100 चोट सोनार की और 1 चोट लोहार की। तो आज योगी सरकार ने ये घोषणा कर दी, उस पर विवाद भी चल रहा है कि अयोध्या के अंदर जिस सड़क पे कार सेवकों की हत्या की गई थी मुलायम सिंह के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा, उनके आदेश के द्वारा, उस सड़क का नाम जो है कार सेवकों के बलिदान के ऊपर जो है रखा जाएगा। अब समाजवादी पार्टी समझ में आ गया इन लोगों को ये तो खेल गड़बड़ है। इसका मतलब साफ है कि अयोध्या को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ये घूम घूम के बताएगी कि ये इस मंदिर को बनाने के लिए हिंदुओं ने किस तरीके का बलिदान दिया, और ये है अखिलेश यादव की पार्टी जो कार सेवकों का हत्या करवाने का, जिसके ऊपर पूरा इल्जाम है। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? जब मुलायम सिंह यादव मुस्लिम वोट पाने के लिए ये कह सकते हैं कि आदमी तो कम मरे थे, और मरवाना पड़ता तो हम और मरवा देते, और लाशें गिरानी होती तो और लाशें गिरा दी होती हमने, लेकिन हमने तो मुस्लिम वोटों को के लिए आप इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करेंगे, दम भरेंगे और अहंकार दिखाएंगे। ये सरकार तो सुप्रीम कोर्ट से वो जीत करके आई है। ये सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर बना रही है, और जिस मंदिर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी हुई है, उसके लिए जो लोग लड़े, उनकी अगर मौत होती है तो उनके नाम से तो होनी चाहिए। लेकिन है मसला क्या कि ओवैसी भी आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी, ये यूपी में फुस, इनके पास ना लीडर है ना कुछ है, लेकिन ये इन्होंने टारगेट रख रखा है। क्या टारगेट है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो लोग उत्तर प्रदेश में हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उसको जरा सा माइक्रोस्कोप लगा करके आम आदमी पार्टी की गतिविधियों को देखना और समझना चाहिए। ये सारा ज़्यादातर आपका ये जो सदस्यता अभियान आम आदमी पार्टी का होगा, वो होगा मुस्लिम इलाकों में। यहाँ जो दिल्ली के अंदर जो तमाशा चल रहा है, वो मुस्लिम इलाकों में ज्यादा चल रहा है। आम आदमी पार्टी उन्हीं के बीच अपनी पकड़ बना रही है। यस, ये दिल्ली के अंदर भी आपने देखा जी, यूपी में भी यही होगा। यूपी में भी यही कर रहे हैं। ये दरअसल अपने आप को एक सेकुलर अल्टरनेटिव बना करके मुसलमानों के बीच पॉपुलर होकर के ये राजनीति करने पे आमदा है अरविंद केजरीवाल। तो खैर, ये मसला तो अलग है। ओवैसी वहाँ पहुँचने वाले हैं, इसलिए इसने सदस्यता अभियान शुरू कर दी। ओवैसी पे मैं बाद में आऊँगा, लेकिन जिस टाइमिंग के साथ प्रियंका वाड्रा बहुत दिन से चुप थी, अचानक से आज कोई ट्वीट वगैरह किया है, लेकिन उसके ऊपर क्या ध्यान जाएगा? अब जब सड़क ही कार सेवकों के नाम पे बन रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो क्लियर है,
वो जिसको कह सकते हैं ना कि बिल्कुल इधर उधर नहीं जा रही भारतीय जनता पार्टी। वो जान रही है कि वोट किस चीज़ के ऊपर मिलने वाला है, और वोट मिलेगा हिंदुत्व के ऊपर, राम मंदिर के ऊपर, धर्मांतरण के ऊपर, और इस एजेंडे को बाकायदा इसके ऊपर जो है इसको अभी तो गाड़ी सेकेंड गियर में चल रही है, चुनाव तक आते आते ये 4th और 5th गियर पे ये सारे एजेंडे सामने आ जाएंगे, और इसी पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। यानी बीजेपी का जो चुनावी एजेंडा है वो तो क्लियर है और उसी पर लड़ रही है। अब बाकी जो लड़ाई होगी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, AIM, ये छोटे छोटे जो राजनीतिक दल है एक दूसरे से लड़कर ही रह जाएंगे। ये देखिए ये लोग कंफ्यूज्ड हैं, करे क्या? करे क्या? भाई मुझे एक चीज बता दीजिए, भाई मुसलमानों के लेके बहुत सारे लोग बातचीत करते हैं, किसी भी एक लीडर की अभी तक हिम्मत पड़ रही है? झूठा ही सही, ये तो हकीकत हमें मालूम है कि तथाकथित जितनी भी सेक्युलर पार्टियां हैं मुसलमानों को के लिए कभी कुछ किया नहीं, उसका सिर्फ इस्तेमाल ही करते आई है। क्योंकि उसका दूसरा पहलू ये भी है कि मुस्लिम समाज खुद को इस्तेमाल करवाता आया है, तो वो आप करें लेकिन झूठ ही सही, एक सो कहते हैं कि झांसा ही सही। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है इस इलेक्शन में ये कहने की कि हमारी सरकार आएगी तो 12% मुसलमानों को हम सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन देंगे। बाकी दुनिया में हर जगह तो कांग्रेस पार्टी कहती है। महाराष्ट्र में तो बाकायदा जब सरकार इनकी जा रही थी तो कांग्रेस पार्टी ने, NCP की जो सरकार थी, तो वो जाते जाते वो पास भी करवा दिया था, लेकिन वो पूरी तरह से पास हुआ नहीं, वो अधर में लटका हुआ है। पिछले चुनाव में कंपटीशन चल रहा था कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में, कौन ज्यादा रिजर्वेशन हाँ, कोई 7% तो कोई बोल रहा है 9%, तो कोई बोल रहा है 12%। इस बार कोई रिजर्वेशन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। जो बोलेगा वो जाएगा, और यही इनकी धूर्तता है। मुस्लिम समाज को ये समझना पड़ेगा, समझना चाहिए भी कि ये इन धूर्तों के झांसे में अगर आप आओगे तो ये कोई इनको हिम्मत ही नहीं पड़ रही है, बोल ही नहीं रहे। तो ये एक अपने आप में बताता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, आपने सही कहा कि उनका एजेंडा क्लियर है और बिल्कुल भी अपने मुद्दे से भटकती नजर वो इधर उधर नहीं जाएगी एकदम अपने आप। इधर जो है, जो सेक्युलरिज्म इंडस्ट्री वाले जो लोग हैं, उनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है भाई क्या किया जाए। तो वो कभी कभी वो जो कहते हैं पैर में कुल्हाड़ी मारने का, तो भाई राम मंदिर के निर्माण में जो घोटाला हो रहा है, अभी घोटाला में गड़बड़ी हुई, इसमें गड़बड़ी हो रही है, जमीन में गड़बड़ी हो रही है, ये आप उठा रहे हो। भाई आपको ये कह करके मुसलमानों का वोट मिल जाएगा? भाई आपको कुछ तो नया बताना पड़ेगा। ऐसी कोई नई बात, 18% वोट चाहिए भी, 20% वोट चाहिए, वो भी हवा में, और करना भी कुछ नहीं है मुसलमानों के लिए, वो भी हवा में, कोई वादे वहीद कुछ नहीं किए जा रहे। तो भाई ये तो मतलब झूठा ही सही। तो ये कंफ्यूज, कुछ तो कहें। हाँ, ये कंफ्यूज्ड किस्म के विपक्ष उसका जो है वो। डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी कंफ्यूज नजर आ रही है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की जिस तरह से एंट्री हो रही है यूपी में, मुस्लिम है वो, और जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाया था कि 18% वाला मुसलमान क्यों नहीं बन सकता CM या डिप्टी CM, तो सबसे ज्यादा परेशानी तो मुझे लग रहा है अखिलेश यादव इस वक्त। तो भाई अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बनेंगे कि वो किसी मुसलमान को बनाएंगे? मायावती खुद मुख्यमंत्री बनेगी कि वो किसी मुसलमान को बनाएंगी? वही ना, तो ओवैसी ने तो इनकी परेशानी बढ़ा दी ना, ये तो वो अच्छा, वो भाई डिप्टी CM भी बनवा दो, कम से कम डिप्टी CM बनवा दो। ये डिमांड बिल्कुल जायज है। भाई आप यादवों के वोट के आप ठेकेदार हैं, यादवों के वोट से आप, तो वो आप 15% वोट में आप मुख्यमंत्री बनने का दावा कर सकते हैं, तो जिसके पास 19% वोट है वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनेगा? तो ये अभी लड़ाई जो है वो विपक्ष के अंदर ही सबसे पहले लड़ाई होगी, सबसे पहले ही आपस में ही लड़ेंगे, बीजेपी से तो कौन, बाद में लड़ेंगे। कौन सबसे बड़ा चैलेंजर है, उसके बाद ये तय होगा कि कौन योगी के सामने जो है आमने सामने की टक्कर देगा। ओवैसी साहब ये जो यूपी के अंदर में राजभर से मिल रहे हैं, अब वो राजभर वगैरह से ही मिलते रह जाएंगे, और राजभर का भी जो पूरा राजनीति जो है, ये जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि प्रधानमंत्री ने 7 मंत्रियों को बना करके और सारे कास्ट कॉम्बिनेशन समीकरण को उसको एकदम फिट करके गोटियां फिट करके जो बिठाए, तो ये तो चाहे वो निषाद हो, राजभर हो, ये तमाम छोटी छोटी पार्टियां हैं, इनके पास तो बार्गेनिंग पावर भी नहीं रहा, अब कुछ नहीं बचा। अब इसलिए जो आपने कहा कि भाई 100 सीटें वो मांग रहे हैं, इसलिए वो 100 सीटें मांग रहे हैं, उनको मालूम है कि राजभर तो गया,
उसके पास अब बार्गेनिंग पावर खत्म हो चुका है। तो ये 100 सीट ये गठबंधन बनाएंगे, भाई हम लोग मिल करके ये करेंगे। और मुझे जो लग रहा है, जो टेक्निक जो इनका समझ में आ रहा है, राजभर और ओवैसी और एक दो लोगों के साथ मिलकर एक छोटा सा अलायंस करेंगे, और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, एक अलायंस तो कर चुके हैं ना डॉक्टर साहब, 10 छोटे-छोटे दल उसमें हाँ, शामिल तो कर दिए इन्होंने। वो अलायंस फिर किसी बड़ी पार्टी के साथ, हाँ, जो इनका बीच में अभी हाँ, कुछ दिन तो पहले वो, हमने हाँ, दंगल में बताया था अपने दर्शकों ये- को कि कह रहे थे कि हर साल एक दूसरी जाति का मुख्यमंत्री तो ये सारी चीजें जो है वो हो रही है। तो समाजवादी पार्टी हो या मायावती हो, इन लोगों को इस तरह के कॉन्ग्लोमरेशन से जो है बातचीत करनी होगी, क्योंकि ऐसा बहुत सारे छोटी छोटी पार्टियों को भी ये समझ में आ रहा है, इस स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव है कि अगर आप एक छोटी पार्टी हैं, रात भर किसी के पास जाकर के बात करेंगे कि भाई हमें इतनी सीटें चाहिए, तो शायद वो लोग नहीं माने, भाव ना दें, बातचीत ना करें, मिलने का वक्त तक नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ओवैसी, राजभर, ये सब 4-5 छोटी छोटी पार्टियां मिलकर के एक समूह क्रिएट कर लेते हैं, एक मोर्चा क्रिएट कर वो लेते बना हैं, लिया इन्होंने एक मोर्चा तो अपना। वो मोर्चा किसी बड़ी पार्टी के साथ जाकर के वो अलायंस कर सकता है, और अकॉर्डिंगली वो सीट एडजस्टमेंट जो है उसके बीच में जो है वो हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही दूर की कौड़ी है, ये क्या क्योंकि होगा डॉक्टर साहब नहीं जिस होगा। तरह से इन लोगों ने 10 छोटे छोटे दलों को मिला के एक मोर्चा तो बना लिया, उसमें ओवैसी शामिल हो गए, राजभर उसके मुखिया बन गए, लेकिन ओवैसी ने जिस तरह से मुसलमानों का मुद्दा उठाया, तो अब सपा के पास जाने का तो मुझे लगता नहीं है कि उनके पास वो रह गया। देखिए, राजनीति में चुनाव से पहले लोग क्या बयान देते हैं, 2 दिन के बाद उससे पलट जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें एक और सीरियस इशू है। सीरियस इशू ये है कि अगर आप बिल्कुल ही जो कह सकते ब्रेजन तरीके से मुस्लिम पार्टी है, जो ओवैसी है या टीएमसी है, जैसे ममता बनर्जी आकर के किसी का प्रचार कर दे यूपी के अंदर जिस कैंडिडेट का प्रचार ममता बनर्जी आकर के करेगी, जमानत उसका जब्त होगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पोलराइज हो जाएगा। बंगाल में चुनाव के बाद हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो लोगों के दिमाग से हट नहीं रहा। यूपी बिहार के लोग बहुत पॉलिटिकली जागरूक लोग हैं, ये नहीं कि वो भूल जाएंगे, और ये उनके दिमाग में चल रहा है। तो ये टीएमसी हुआ या फिर ओवैसी जिस पार्टी के साथ जाएंगे उनके खिलाफ हिंदू जो है वो पोलराइज हो जाएगा। ये भी एक खतरा है, और इसलिए आपने देखा कि इस खतरे को भांपते हुए बंगाल के अंदर ओवैसी से सब लोगों ने तौबा कर लिया। वो बंगाल तो जा रहे थे, जैसे आज वो बहराइच में और हर जगह ऑफिसेस खोल रहे हैं, बंगाल में उन्होंने ऑफिसेस खोले थे। जिस तरह से वो राजभर से मिल रहे हैं, उस तरीके से वो अब्बास सिद्दीकी, उससे वो मिले थे फुरफुरा शरीफ के पीरजादे से। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में यही हुआ कि ये जो सेकुलर फ्रंट जो इन लोगों का था, वो कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों के साथ जाकर के मिल तो गया, लेकिन इन लोगों ने ओवैसी को दूर रखा। वो इसलिए रखा कि जैसे ही अगर आप ये काम करते हैं, ओवैसी को आप घुसाते हैं चुनाव में अलायंस के पार्टनर के रूप में, आपके खिलाफ हिंदू वोट जो है इकट्ठा हो जाएगा, और उसमें आप चुनाव में आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर भी इसीलिए राजनीतिक दल दूरी बना सकते हैं। राइट। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में। धन्यवाद। असदुद्दीन ओवैसी का लखनऊ दौरा यूपी में पार्टी को मजबूत करने के लिए अहम माना जा रहा है। तो आपका 8 जुलाई से 8 अगस्त तक यूपी जोड़ो अभियान, जिसके जरिए सूबे के 1 करोड़ लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो ओवैसी से मुलाकात से पहले राजभर का बयान कि वो महबूबा से समझौता करे तो रासलीला, हम ओवैसी से जुड़े तो कैरेक्टर ढीला। लेकिन इन सबसे ऊपर जाकर बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी को सबसे ज्यादा तवज्जो देकर जो कार्ड खेला, उसने सभी पार्टियों की मुश्किलें तो बढ़ाई दी हैं। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना न भूलें।